जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। अपनी शक्ति को पहचान। बस दिख रही है आपको ठीक? और एक और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो मिट्टी रुकी होगी यहाँ पर, ये मिट्टी तो रुकी है, इसके साथ साथ पानी भी जो है रिचार्ज हुआ होगा, मतलब धरती के अंदर समाया होगा पानी। वो भी बाद में बताऊँगा मैं आपको, पानी का रिचार्ज इसके अंदर क्या होगा। और ये नहीं होता तो ये पेड़ अभी तक के यहाँ पर खड़े नहीं थे। अच्छा, और एक बात देखिए आप, इसमें एक बीज से उगा हुआ पेड़ भी दिख रहा है अपने को। कौन सा पेड़ है, कोई बताएगा क्या? नाम बताओ, उंगली से नहीं चलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है। जल्दी बोलो। अरे वो झगड़ा बोलते कि नहीं, झगड़ा झगड़े का पेड़, अमलतास। उसकी फल्ली अगर घर में रखते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि झगड़ा होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। फल्ली लंबी लंबी होती है उसकी, ठीक है ना। तो ये इसका बीज इस पे गिरा होगा, जहाँ मिट्टी जमा हुई है ना, किनारे नहीं दिख रहा है, वो पुराना भी नहीं है, वो नया है वो। और एक बार वो टूटा भी है, वो लग रहा है टूटा है लेकिन फिर से आ गया वो। और ये मालूम है काम में आता है। ये पाचन के लिए सबसे बेहतरीन है। इसमें पीले पीले फूल आते हैं इसमें। और आप लोग जानते हैं ना कि बहुत सारी प्रजातियां वनस्पति की, पेड़ पौधों की और जीव जंतुओं की हमारे पृथ्वी पर से समाप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। तो ये भी विलुप्त होने की कगार पे। इसलिए क्या हुआ कि इसको हमने काटने पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है ना। पीले पीले फूल फली आती है, ये औषधि में बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। अब ये नाला चौड़ा नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, ये जो चेकडैम जो बनते हैं ना, इसका जो नियम ये है कि इसका टॉप, यानी इसका टॉप का जो लेवल है ना, और उसका बॉटम यानी उसके तल का लेवल एक होना, ठीक है ना। और यहाँ पर भी एक वो चेकडैम बना है, ये 15-20 साल 25 साल पहले ये चेकडैम बनाए गए हैं, है ना। इतना अच्छा प्रभाव है इसका, है ना, जंगल के लिए। अच्छा, एक बात और है, देखिए आप कि जो जंगलों में जैसे दो पहाड़ जब ऐसे मिलते हैं ना ऐसे, तो पानी निश्चित रूप से आएगा, और वो नाला ही तो बनाएगा, वो छोटा नाला बनेगा। लेकिन हम अगर उसको रोकते हैं तो वहाँ पर वो छोटा ही नाला रह जाता है, नहीं तो बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। और बड़ा नाला होगा तो फिर पेड़ पौधे निश्चित रूप से गिरेंगे और मतलब हरियाली वहाँ से समाप्त होती जाएगी, उतने एरिया से वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब इसका उल्टा जो है, ये तो हो गया का नाले में, हमको यहाँ तो चेकडैम नहीं बनाना। छोटे नाले ना, इसको झुर्रे भी बोलते हैं, है ना, झुर्रे कहलाते हैं ना। तो चेकडैम इनमें बनाना है। इसके अलावा जो पहाड़ है, जैसे बहुत सारे ऐसे पहाड़, अब यहाँ तो हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा के आसपास देख लो आप, तामिया के आसपास देख लो आप, बिल्कुल पूरे तरह से पेड़ कर गए, पूरी पहाड़ियाँ नहीं है, ठीक है ना, कोई पेड़ नहीं। अब उससे क्या होता है, पेड़ खत्म हो गए। तो पेड़ करते क्या है, जैसे कि अभी यहीं हम बैठे हैं, अभी छाए में हम लोग बैठे हैं, तो क्या लग रहा है हमको, ठंडा लग रहा है ना। अगर छाया नहीं रहती तो गर्म लगता। तो इसी तरह से धरती भी जो है ना, धरती माँ कहते हैं हमें, है ना, तो ये भी तपती, ठीक है ना। तो तपती, अब तपने के कारण क्या क्या होता है कि जो मैंने बताया ना, वो सड़ाने वाले जो रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो अगर मान लो ज़्यादा तपेंगी तो और नीचे जाएंगी वो,
ज़्यादा नीचे जाएंगे अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो धरती तपेगी। अब पहाड़ी नहीं के लोग तो वो तपेगी कि नहीं। अब जब एक तो गर्मी के दिनों में तपेगी, ठंड के दिन में भी गलत असर होगा उस पर, क्योंकि सीधी ठंड जो है किससे टकराएगी, मिट्टी से। और बरसात के दिनों में क्या होगा, पानी गिरेगा और क्या होगा, पानी सीधा का सीधा पूरा बह के सीधा चला जाएगा और पूरा साथ में क्या करेगा, वो मिट्टी को काट के ले जाएगा। मिट्टी काय से बनती है मालूम, ये पत्तियों से बनती है ना मिट्टी, पत्तियों से। और जितने हमारे जीव जंतु मरते हैं, जो सड़ने वाली बात कही थी ना मैंने, उससे ही तो मतलब ये ह्यूमस जो खाद बनती वो है, ठीक है ना। और जो ऊपर की जो परत अगर बही तो गई, ये 1000 साल में 1-2 सेंटीमीटर मोटी बनती है मिट्टी, और वो एक झटके में चली जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर तो हमको क्या है, चेक डैम बनाना जरूरी है, बात ध्यान से समझ लीजिए। लेकिन अगर पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, हमारे निरंतर मतलब दक्षिणवाड़ा हो या किसी भी शहर के आसपास हो, पहाड़ियाँ बिल्कुल नेकेड होते चली जा रही है, हम धड़ाधड़ पेड़ उस पर से काटते चले जा रहे हैं। उसका असर क्या हो रहा है कि एक तो पानी अंदर नहीं जा रहा है और मिट्टी अलग बहती चली जा रही है। अब इन पहाड़ों पर मतलब जो हमको अगर मान लो कुछ करना है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि इन पहाड़ों पे अगर जो कम ढाल वाले पहाड़ हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें भी हम लोग चेक डैम या छोटी छोटी नालियाँ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, छोटी मतलब 2 मीटर की लंबी नालियाँ, इतनी चौड़ी नाली। तो क्या होता है कि वो पानी जो आता है ना, तो पानी गिरता है और वो उधर से मिट्टी बहा के लाता है, तो वहाँ नाली में चला जाता है, और पानी तो नीचे जाता ही जाता है और मिट्टी भी उसमें नाली में जाती है, तो मिट्टी भी रुक जाती है, यानी सॉइल कंजर्वेशन भी हो जाता है और पानी का भी कंजर्वेशन होता है, संरक्षण होता है, दोनों चीज़ें होती है, ठीक है ना। लेकिन पहाड़ों पर जो है, जैसे क्या है, जब भी धरती, चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान हो, वहाँ पर अगर धरती तपती है तो निश्चित रूप से गर्मी, उसका तापमान उसका बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। तापमान बढ़ा मतलब जैसे हमारा तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, बुखार आती है ना। तो बुखार आती है तो हम लोग क्या करते हैं, बुखार में क्या लेते हैं हम लोग, पैरासीटामोल लेते हैं, है ना। तो पैरासीटामोल लेने से बुखार थोड़ा सा उतर जाता है। अब मान लो हमको मलेरिया से बुखार आ रहा है, डेंगू से बुखार आ रहा है, तो जब हम पूरा उसका कोर्स लेंगे, कोर्स जब लेंगे तो तब पूरा का पूरा जब कोर्स लेने के बाद ही तब फिर वो रोग जो है या बीमारी समाप्त होगी। तो इसी तरह से क्या है कि जो पहाड़ियों पर हम जो चेक डैम या कंट्रोल ट्रेंच बोलते हैं उसको, जो नालियाँ बनती है, तो वो जो बनाते हैं ना, तो वो क्या है, जैसे हम पैरासीटामोल खाते हैं कि नहीं, तो वैसे ही वो धरती के लिए पैरासीटामोल, ध्यान देंगे इधर, ध्यान दीजिए, पैरासीटामोल जैसा है वो, है ना। तो तुरंत के लिए हमने वो उसका तापमान को कम करने के लिए हमने कर दिया। लेकिन इसका कोर्स क्या होता है भाई, इसका जो कोर्स क्या है, जैसे डेंगू का कोर्स लेते कि नहीं, मलेरिया कोर्स लेते हो, 4-5-6 दिन तक चलता है वो कोर्स क्या है, परमानेंट इलाज क्या है इसका, स्थायी इलाज, तो बताओ, बहुत सरल है, जल्दी बताओ। अरे भाई, परमानेंट इलाज वो है पेड़ पौधे लगाना, उस पर पेड़ पौधे लगेंगे तभी वो जो है उसका परमानेंट इलाज होगा, तभी उसका तापमान जो है खत्म होगा, ठंड का असर नहीं पड़ेगा, गर्मी का असर नहीं पड़ेगा और वर्षा का भी असर नहीं पड़ेगा। चलिए अब ये चेक डैम वाली बात होगी, चलो हम दूसरी जगह चलते हैं। को कीटों के बारे में बता दिया मैंने, कीटों का महत्व कितना है ना, कीटों का बहुत ज़्यादा महत्व, पक्षियों का महत्व बताया मैंने, विलुप्त होने वाली जो है उनको हम कैसे संरक्षण, मालूम है आपको, जो इसका जो संरक्षण किया जा रहा है, किसका, गिद्ध का संरक्षण हम लोग कर रहे हैं, संवर्धन का मतलब होता है उसको, उसका विकास कर रहे हैं, और उसके अंडे मतलब कृत्रिम रूप से रख के उनमें बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको पाल रहे हैं। उससे एक गिद्ध को पालने का खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपये आ रहा है, कितना, 1 से 1.5 लाख, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इनका जो जानता है ना इसके महत्व को, वो ही जानता है। अब ऐसे थोड़ी कि फालतू को पागल थोड़ी हम लोग कि उसको कुछ भी खर्चा करते चल जाए 1.5 लाख एक के पीछे, है कि नहीं। तो इसका बहुत ज़रूरी है इसलिए, है ना। तो
अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, डाइक्लोफेनाक जो सोडियम है ये प्रतिबंधित हो गई है ये दवा, पहले बहुत पहले प्रतिबंधित हुई थी 2005 में, 2005 के आसपास, हाँ 4-5 2005 में। हाँ, तो प्रतिबंधित, फिर भी इसको जो है अभी लोग उपयोग में लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब पक्षियों के लिए हम थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज़ें अपन देखेंगे। पक्षियों के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग जो है हमारे जो घरों में जो है कुछ कृत्रिम रूप से जो घोंसले आते हैं ना वो अपन लगा के रख सकते हैं, है ना। यहाँ पर वो अपना पीने के पानी के लिए पात्र रख सकते हैं, है ना। वो क्या प्लास्टिक बोतल होगी ना, नहीं अभी यहीं बता देते ना कहाँ प्लास्टिक बोतल है, देखिए पक्षियों को हमको बढ़ाना है तो आजकल कृत्रिम रूप से भी घोंसले आने लगे, है ना। हालांकि वो महंगे होते हैं, सस्ते भी आते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। तो हम घरों में अपने जहाँ जहाँ सुविधाजनक को हमको लगता है तो हम वहाँ लगा सकते हैं पक्षियों के लिए, पहला, है ना। दूसरा, उसके लिए हम जो है अब कभी कभी क्या होता है कि अपन ने जैसे मान लो कुटकी फेंक दी तो नहीं खाते पक्षी, अब नहीं खा रहे, पता नहीं क्यों नहीं खाते, हम लोग भी फेंकते हैं, कभी कभी नहीं खाते हो गंदे। तो उनके लिए क्या है कि आप ये जैसे बड़ी बोतल लेना, 2 लीटर की बोतल लेके, 2 लीटर की बोतल लेके इसमें 1 2 3 4 बराबर अंतर पे यहाँ छेद कर देंगे, ऐसा लटकेगा ये, है ना, रस्सी बांधनी है तो लटकेगा। अब उसके बाद में ये जो चौड़ा भाग है यहाँ का, तो थोड़ा सा पोर्शन इसका यहाँ नीचे का छोड़ के करीब करीब 1-1.5 सेंटीमीटर उतना छोड़ के और 4 विंडो बना देंगे काट के कैंची से, 4 विंडो बनाने के, इतनी विंडो रहेगी वो, है ना। तो विंडो बनाने उसमें क्या करेंगे जिसमें पक्षी चला जाए अंदर, विंडो बनाएंगे और फिर उसको लटका देंगे और उसमें डाल देंगे अनाज, तो वो पक्षी अपना खा सकता है, ठीक है ना। पात्र जो आते हैं, मिट्टी के पात्र आते हैं ना, जिसको अपन लटकाते हैं पानी, वो लटका सकते हैं गर्मी के दिनों में, पानी, है ना। अच्छा, अब हम मतलब कीटों की बात थोड़ा सा किए थे, लेकिन हमने मधुमक्खी की बात नहीं की। मधुमक्खी को मैंने क्या बताया था आपको कि जितनी दुनिया में जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, दुनिया में जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, उन वनस्पतियों का, जितनी भी वनस्पतियाँ हैं दुनिया में, उन वनस्पतियों का परागण, परागण मतलब पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है कि नर पुष्प से मादा पुष्प के ऊपर परागकण को लाना। तो ये काम कौन करता है? कीट। 75% कीट करते हैं, है ना। और दुनिया और भी इसके तरीके हैं, कुछ मतलब वायु से भी हो जाता है ये, है ना। लेकिन जो है मुख्य रूप से, अच्छा अब परागण के बाद क्या होता है भाई, क्या होता है परागण? जल्दी बताओ, परागण के बाद क्या होता है? अरे राम, क्या होता है? परागण के बाद नर पुष्प से मादा पुष्प पे परागण लाएगा, ओरी में, ओरी तक पहुंचाएगा। उसके बाद क्या होगा? दूसरा यानी जनक पैदा होगा। बीज बनेगा उसका। अरे तो बीज बनेगा, तो बीज बनेगा, ये अनाज ये बीज ही तो है ना, हम जो खा रहे हैं वो तो है कि नहीं। तो फिर उसके जो हमारा, अगर मान लो ये नहीं होगा, बीज नहीं बनेगा, तो क्या होगा कि हमारा भोजन छिन जाएगा भाई। ये कौन? तोता, तोता है ना जो ऊपर जा रहे तोते, मिट्टू बोलते जिसको। तो क्या है, बीज जो है नहीं बनेगा। अगर ये कीट नहीं रहेंगे तो बीज नहीं बनेगा, बिल्कुल सीधी सी बात। अच्छा, अब 75% मैंने बोला कि 75% वनस्पतियों का परागण कौन करता है? कीट करते हैं। उसके बाद एक और सबसे महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी ये है कि इनमें से भी 50%, यानी 75 में से 50% वनस्पतियों का परागण कौन करता है? मधुमक्खियाँ। पहले मधुमक्खियाँ हमारे
बाड़ियों में, बाड़ी समझते हो आप लोग? तो बाड़ियों की जो बागड़ होती ना उस पर लग जाती थी। आजकल नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही भाई? क्योंकि दवाई डालते हैं दवाई डालते हैं, बिल्कुल सही बोला, दवाई डालते हैं। कौन सी दवाई डालते हैं? ये कीटनाशक दवाई हम लोग डाल रहे हैं। काहे पे? सब्जियों पे और सब पर डाल रहे हैं। तो वो क्या करती है मधुमक्खी? पराग चूसने के लिए आती है और वो उसके साथ साथ वो भी चूस लेती है, वो जहर भी चूस लेती है, वो मर रही है। सबसे सफाया डाल रहे हैं हम, उससे भी मर रही है। तो अब मधुमक्खी नहीं रहेंगी तो भाई क्या होगा? फिर बात वही आ रही है कि हमारा जो क्या नाम, अल्बर्ट आइंस्टीन है ना, वही नाम है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के जो वैज्ञानिक है, उन्होंने कई वर्ष पहले ये भविष्यवाणी की थी कि यदि, और अध्ययन के आधार पर की थी, उन्हें ऐसी भविष्यवाणी नहीं, ऐसी ज्योतिषी वाली नहीं थी भविष्यवाणी। तो वो ने ये बताया था कि अगर मधुमक्खियाँ इस संसार से अगर समाप्त हो जाएगी तो 5 साल बाद, 4-5 साल बाद पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना? तो मधुमक्खियों को अब हम क्या करें कि मधुमक्खियाँ हमारे यहाँ, तो वही बात आती है, कीटनाशक ना डालें। मेरा घर है शनिवाड़ा में, तो आकाशवाणी है ना, आकाशवाणी तो बिल्कुल मेन रोड पे, वहाँ पर मेरे 2 खाली प्लाट पड़े हुए हैं, उस पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। वहाँ पर पहली बार थे, क्योंकि मैं बहुत पहले जब आया था तो थोड़ा कीटनाशक का उपयोग मैंने भी किया था, लेकिन बाद में मैंने डालना बंद कर दिया। ठीक है ना? बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ पर। पेड़ में मतलब उस पर आंवले का है, आम का है, कटहल का है, पारिजात है, आपके सीताफल है, रामफल है, आपके तेजपान है, मतलब तमाम करीब 25-30 प्रजाति के पेड़ लगे हुए हैं। तो उन पेड़ों पे जो है 2 बार मधुमक्खियों के छत्ते लगे, उन्हें मोरस बोलते हैं जिसको। कितने? 4, एक बार 3 और एक बार 4 छत्ते लगे, और पूरी तरह ग्रोथ हुई है उनकी, और वो अपने आप फिर उड़े। मैंने तोड़ने नहीं दिया किसी को। ठीक है ना? तो वहाँ क्यों लगे वो? वहाँ इसलिए लगे कि कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा, पुष्प भी उनको मिल जाते हैं, वहाँ फूल भी मिल जाते हैं, है ना? तो ये ऐसे कुछ करना पड़ेगा तब जाके ये मधुमक्खियाँ आए। अच्छा, मधुमक्खी के बारे में छोटी सी एक जानकारी क्या है? मधुमक्खियों की कितनी प्रजातियाँ होती हैं? लगभग 20,000 प्रजातियाँ होती हैं। कितनी? 20,000। और उसमें से 5 प्रजातियाँ शहद बनाती हैं। कितनी प्रजातियाँ? 5। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी मधुमक्खी? आज्ञा या मोहर, है ना? जो अगर काटती है तो फिर वो छोटी है ना, जिंदा नहीं छोटी। ठीक है ना? तो उसके काटने से बहुत ज़्यादा शारीरिक हानि पहुँचती है। ठीक है? तो भौर जो है, देखिए ध्यान देंगे इधर, आज्ञा बड़े बड़े ऊंचे पेड़ों पर और बिल्डिंगों में लगती है, पानी की टंकी में लगती है, पानी की टंकी में लगती है। और ये इनका जो दायरा है जहाँ पर ये लगती है, तो घूमने का दायरा पराग के लिए वो 10 किलोमीटर के तक का है, 0 से 10 किलोमीटर। ठीक है? और वो कितना शहद देती है? जो इनकी भी प्रजातियाँ होती है अलग अलग, जो हिमालय में पाई जाती है भौर, वो 60 किलो तक शहद देती है। अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 किलो वाली भौर पाई। उसके बाद में आती है क्या? सतपुड़िया। सतपुड़िया उससे छोटी मक्खी होती है, और सतपुड़िया कहाँ लगती है? जमीन के अंदर लगती है, जहाँ बामी वगैरह रहती है वहाँ अंदर। और पेड़ों के खोखला, जो बोले पेड़ होते हैं ना, उसमें लगती है। अब अगर मान लो इनको बड़ा स्पेस मिलता है तो इसके 14 भी हो सकते हैं, है ना? तो इसमें भी जो शहद है वो 10 किलो तक मतलब शहद इससे मिलता है। ये मधुमक्खी का दायरा भी जो है 5-6 किलोमीटर के लगभग घूमता है परे के लिए। ठीक? उसके बाद आती है मोरस, जो बागड़ में लगती है हमारे। ठीक है ना? वो आधा किलो, पौन किलो तक शहद। अच्छा, उसका दायरा 5 किलोमीटर तक होता है, घूमती है जो। ठीक है ना? वो बाड़ियों में लगती है, हमारे बाड़ियों में या छोटे छोटे पेड़ों पे। उसके बाद आती है जो हमारे शायद अम्बाड़ा की साइड में पाई जाती है, वो बड़ी वाली कोथी,
बड़ी बड़ी कोथी। बड़ी कोथी क्या होती है? जो झाड़ का जो पोलापन रहता है ना, उसमें लगती है, उसमें लगती है। और इसमें करीब करीब आधा किलो के आसपास शहद निकलता है। इसका दायरा 3 किलोमीटर तक रहता है घूमने का। किसका? बड़ी कोथी का। इसका शहद बहुत ज़्यादा औषधि में प्रयोग होता है और इसका शहद 20,000 रुपये किलो तक बिकता है। बड़ी कोथी अम्बाड़ा में पाई जाती है और महादेव की पहाड़ी में पाई जाती है, और छिंदवाड़ा में कहीं नहीं पाई जाती। छिंदवाड़ा जिले में जो शहद उत्पादन करने वाली 5 प्रजातियां पाई जाती है। छोटी कोथी, मैंने बड़ी कोथी बताया, छोटी कोथी होती है। छोटी कोथी यहाँ पर मिलती है, हमारे यहाँ मिलती होगी। मिलती है क्या, किसी को मालूम है? छोटी कोथी मिलती है ना, छोटी कोथी में उसमें 50 ग्राम से 100 ग्राम तक शहद मिलता है। वो खट मीठा होता है उसका टेस्ट, वो भी औषधि के लिए होता है। ऐसी 5 प्रजातियाँ। इसका आधा किलोमीटर दायरा होता है घूमने का। तो ये तो मधुमक्खियों को, ये सारी की सारी मधुमक्खियाँ कार्य में परागण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यहाँ पर हम इसलिए बैठे थे, यहाँ पर ये दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है आपको, है ना, ये चीज़ें। चलो उससे पहले हम ये थोड़ा सा लंबा वाला है, इस लंबा चैप्टर है। तापमान का पहले बताते हैं। तापमान का मोटा मोटा समझ में आया तो तापमान जैसे तापमान किससे बढ़ता है? सूरज की किरणों से, है ना। तो तापमान जो है, अगर मान लो ये धरती, मतलब यहाँ पेड़ नहीं रहेंगे तो तापमान इसका वैसे ही बढ़ जाएगा। तो अच्छा, शहरों में जो जितने कंक्रीट और जितने मतलब जो है छतें हैं, कंक्रीट है और रोड है, उससे भी तापमान बढ़ रहा है, बढ़ता है ना तापमान। तो तापमान बढ़ने से अब तापमान को कम करने वाला कौन है बताए? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे। कैसे कम करते हैं? तो पूरा का पूरा मतलब वो ले लो, एक तो फोटोसिंथेसिस में वो प्रकाश वो ग्रहण करते हैं, वो है ना, और वो भोजन बनाते हैं। दूसरा वैसे ही छाया जहाँ पर होगी, चाहे हम मतलब जो है घर के अंदर हो, चाहे वो पंडाल के अंदर हो, छाया जहाँ रहेगी तो वहाँ पर निश्चित रूप से नीचे तो ये छाया भी प्रदान करते हैं, है ना। तो धरती की नमी को बनाए रखता है ना। पेड़ पौधे जो होते हैं धरती की नमी को बनाए रखते हैं, जल्दी धरती सूख जाएगी, ठीक है ना। तो तापमान को कम करने वाला कौन है? एकमात्र पेड़ पौधे, ठीक है। भूमि कटाव को रोकने वाला कौन है? एकमात्र पेड़ पौधे। बता दिया था मैंने पहले। अच्छा, अब अपन बात कर रहे हैं प्रदूषण। प्रदूषण में क्या हो रहा है? प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कि नहीं पेड़ पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हैं। कब छोड़ते हैं? जो श्वसन होता है कि नहीं, वो भी श्वसन करते हैं। तो उसमें श्वसन में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जो श्वसन की जो प्रक्रिया है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, वो उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। उनकी गति, प्रकाश संश्लेषण उससे 10 गुना ज़्यादा तेज होता है। किससे? श्वसन। तो जैसे कि श्वसन में 1 लीटर ऑक्सीजन ग्रहण करता है, फोटोसिंथेसिस में 10 लीटर ऑक्सीजन को उत्पादित करता है, छोड़ता है। इसी तरह से 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड अगर वो श्वसन में विसर्जित करता है तो 10 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। कार्य में फोटोसिंथेसिस, है ना। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? फैक्ट्री से, हमारे वाहनों से, तमाम जगह से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने वाला कौन है? एकमात्र पेड़ पौधे। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। तो प्रदूषण को कम करने वाले भी कौन हो गए? तापमान को कम करने वाले भी पेड़ पौधे। अब चलिए आइए वर्षा पे आ जाओ। वर्षा पानी का चक्र मालूम है क्या? वाटर साइकिल, जल चक्र। 10th में कौन है? 10वीं वाले बच्चे हैं यहाँ पे? 10वीं वाले तो पढ़ा ही हुआ कम से कम। जल चक्र सुना आप लोगों ने विज्ञान में? समुद्र का पानी और समुद्र से चलते हैं अपन। चक्र यानी क्या होता है? घूमने वाला, है ना। जहाँ के कहीं फिर से आता है, ठीक है ना, कहीं टूटता नहीं है। तो समुद्र का पानी क्या होता है? गर्मी से
भाप बनता है, भाप बनता है। ऊपर जाता है, वो संघनित होता है, कंडेंस होता है, बादल बनते हैं। बादल बनने के बाद हवा की दिशा में बादल चलते हैं, और जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर वो बरसता ज़्यादा है। आजकल जलवायु परिवर्तन का बहुत ज़्यादा असर है ना, इसलिए कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है, लेकिन सामान्य तौर पे जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हो, तो पेड़ पौधे में ऐसी क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है, वहाँ क्यों गिरता है पानी ज़्यादा? कुछ सोचोगे तो बता पाओगे। पौधे जहाँ रहेंगे वहाँ पर ठंडा रहता है। आप देख लेना, अभी यहाँ का तापमान, जहाँ जंगल का तापमान, आप खुले में जाकर खड़े हो जाओ, वहाँ का तापमान में अंतर है कि नहीं है? तो जहाँ पर जंगल या पेड़ पौधे रहेंगे वहाँ का तापमान कम रहेगा, या नहीं, वहाँ ठंडा रहेगा। तो जहाँ पर ठंडक होती है वहाँ पर पानी ज़्यादा बरसता है। देखो जो अपना जल चक्र है शुरू कैसे होता है। समुद्र में क्या हुआ, सूर्य की किरण सीधे आई, ठीक है, पानी गर्म हुआ, वाष्प बनी, ठीक है। जब वाष्प बनी तो वो हल्की होती है, हल्की होगी ऊपर चली गई, यही होता है ना। उससे क्या होते हैं, बादल बनते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के हम ये समझे कि बादल बनने की प्रक्रिया क्या होती है, टेम्परेचर की वजह से। वहाँ का सूर्य की किरणें पड़ी, भाई रात में तो वहाँ बादल बनेंगे नहीं, है ना। तो तापमान बढ़ा, समुद्र का जल वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उठा, हल्का हुआ इसलिए ऊपर गया वो, है ना। हल्की चीज़ें ऊपर जाती ना, हवा हल्की होती है इसलिए ऊपर है, ऊपर जाके बादल बने, ठीक है। अब बादल चल दिए। अब क्या होता है कि जहाँ हमारा जंगल है, जहाँ पेड़ है, वहाँ तापमान हमें पता है कम होता है, ठीक है, कम होता है। जहाँ टेम्परेचर कम होगा तो जो भाप बन के गई है ऊपर, जो पानी भाप बन के ऊपर गया हुआ है, उसके जो कण हैं वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तापमान यहाँ पे कम है। जहाँ वृक्ष होंगे वहाँ तापमान कम होगा, तो उसके ऊपर की स्थिति वहाँ भी तापमान कम होगा। तो जो बादलों के जो कण हैं आपके, वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जब जुड़ना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, उनका वजन बढ़ेगा, तो वो नीचे बरस जाते हैं। तो बादल क्यों बरसते हैं? जहाँ जंगल होते हैं, जहाँ पेड़ होते हैं, वहाँ ज़्यादा बारिश क्यों होती है? उसका कारण यही है कि तापमान वहाँ पे कम होता है। जो छोटी छोटी जलवाष्प की जो कणें होती हैं वो आपस में मिलती हैं। जब मिलती हैं तो भारी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे की ओर गिरेंगी। भारी चीज़ नीचे ही गिरती है ना, ऊपर तो नहीं जाती है। मतलब गिरा, वर्षा हुई, है ना। अब देखिए आप कि फिर पानी गिरेगा कहाँ, जमीन पे गिरेगा ना। तो जमीन पे गिरेगा तो जमीन के अंदर जाएगा, नदी नालों में जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा, या सीधा नदी नाले में भी चला जाएगा। फिर नदी नाले का पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा। तो ये हो गया जल चक्र, है ना। अब देखिए थोड़ा सा इसमें गंभीरता से ले लें आप लोग। अच्छा, ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले कौन है, इस बात बताएं। उसके अलावा कोई है क्या? प्राणवायु जो है, अगर मान लो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो शायद हम 2-4 मिनट में भोजन के बिना हम जिंदा रह सकते हैं, पानी के बिना भी हम कुछ देर तक के जिंदा रह सकते हैं, लेकिन प्राणवायु के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले केवल और केवल कौन है, पेड़ पौधे। जो हमारी पृथ्वी पर जितना समुद्र है, तो समुद्र से 80% ऑक्सीजन का उत्पादन समुद्र से होता है। इसमें जो वनस्पतियाँ हैं ना समुद्र, ठीक है। ऑक्सीजन मतलब समझ गया ना, ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन हमको मतलब केवल क्या है कि हमको पेड़ पौधों का महत्व जानना है कि भाई ये ऑक्सीजन जो है केवल और केवल पेड़ पौधों से, कोई कृत्रिम वो नहीं है। और मालूम है आपको, हमारे पूरे जीवन काल में हम करीब 70 लाख की या 80 लाख की ऑक्सीजन, 80 लाख रुपए की ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। और कौन बनाता कौन है, वो पेड़ पौधे, ठीक है। अब पानी की बात अपन कर रहे थे कि पानी आपके जैसे ये जो तालाब है, तो दिख रहा है डैम है ना, बड़ा डैम। तो पानी कहाँ से आ रहा है, कोई मतलब नदी को रोका है, कोई नाले को रोका है, उससे रोक के आया ना पानी। अब ये जैसे मान लो बरसात का पानी गिरा, इसको बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बरसात का पानी अगर गिरता है
तो वो जैसे हमारे ये पहाड़ जंगल है, पेड़ पौधे लगेंगे, तो सबसे पहले कहाँ गिरेगा? पत्तों पे। तो पत्तों पे गिरेगा तो उसकी गति हो जाएगी धीमी, और वो बूंद बूंद करके ज़मीन पर गिरेगा, और ज़मीन पर गिरेगा तो क्या होगा? जाते हो अभी 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 बिल्कुल अब एकदम शांत। पानी गिरेगा तो आपको भी उसकी व्यवस्था कर दी, लेकिन ध्यान से चलेगी तब। पानी गिरेगा तो ज़मीन में जाएगा, जहाँ पर पेड़ पौधे हैं ज़मीन में जाएगा। मान लीजिए बरसात चालू हुई, जून आया, 1 जून को बरसात चालू है, तो 15 जून तक अगर पानी गिरता रहा तो वो सीधा सीधा क्या है, ज़मीन में जाता रहेगा। और एक स्थिति ये आएगी कि 15 दिन में आपकी धरती सरोवर हो जाएगी, है ना, पानी इधर उधर से निकलने लगेगा, है ना। कहने का मतलब हो गई धरती संतृप्त हो गई, है ना। अब वो पानी जो है, जैसे मान लो वो पहाड़ पे गिरा, तो अब आप देखिए मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसे ये पानी आया, ये पानी कहाँ से आया? वो जो ऊपर गिरा तो वो नीचे तो धरती में गया, तो धरती से अच्छा अभी यहाँ पर, वहाँ पर क्यों नहीं निकल रहा पानी? यहाँ पर क्यों दिख रहा है, वहाँ क्यों नहीं दिख रहा? वहाँ गीला दिख रहा है, गीला दिख रहा है, सूख गई। क्यों सूखी? कि जब 4 महीने तक के बरसात हुई तब तक तो पानी गिरता रहा और सब कुछ चलता रहा, और जैसी बरसात बंद हुई तो निश्चित रूप से सूरज की किरण तो उसके अंदर जाती, सूरज के तपन से होता ना, तो ज़मीन सूखती है। अब सबसे पहले ऊपर सूखेगी, ऊपर में सूखेगा ना, तो 2 फीट सूखेगी, 3 फीट सूखेगी, 4 फीट, तो जितने फीट पानी सूखता, 10 फीट सूखी तो उतना वो, इसको बोलते हैं पतझड़। क्या बोलते हैं? झेर पतझड़, है ना। तो ये पतझड़ जैसे मान जितनी ज़मीन सूखते जाएगी ना, वहाँ तक ये बंद होती जाएगी। पहले ऊपर से निकल रही होगी, फिर जैसे जैसे ज़मीन सूखेगी तो फिर ये पतझड़ उठते नीचे जाएगी, ठीक है। और ये पतझड़ कहाँ पर मतलब टिकाऊ रहेगी, यदि ज़्यादा दिनों तक करेगी? जहाँ पर बहुत ज़्यादा घने वृक्ष होंगे, क्योंकि वहाँ पर सूरज की तपन कम रहेगी, ठीक है ना। मान लीजिए कि किसी नेकेड पहाड़ी पर, नंगी पहाड़ी पर अगर पानी गिरता है, जहाँ पेड़ पौधे, वृक्षविहीन पहाड़ी पर पौधे नहीं, मतलब वहाँ पर अगर पानी गिरता है तो सीधा, मैंने बताया सीधा जाएगा, वहाँ पर नीचे नहीं जाएगा, वो ज़मीन में अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा बह जाएगा और मिट्टी को अलग लेके जाएगा, ठीक है ना। तो ये पेड़ पौधे जहाँ रहेंगे वहीं वहीं ये अच्छा। अब ये पानी बह रहा है, ये छोटा नाला है, यहाँ अगर डैम नहीं रहता तो क्या नदी में मिलता नहीं? तो ये जितने भी पतझड़ है ना, ये पतझड़ सीधे किसी नदी में मिलते हैं जाके, या छोटे नालों में। और छोटे नाले किन में मिलते हैं? नदी में। जब तक कि ये पतझड़ चलेंगे तब तक कि वो नदियों का बहाव चलेगा, ठीक है ना। आप कितनी भी सिंचाई कर लो, थोड़ा ना थोड़ा बहाव नदियों में रहेगा, अगर मान लो वहाँ घना जंगल है तो, ठीक है ना। तो पानी, अब जैसे क्या है कि शहरों में, ग्रामों में हमारे जो घर बनते हैं उसमें हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमारा लगाना बहुत आवश्यक हो गया, मतलब ज़रूरी हो गया कानूनन, ठीक है ना। लेकिन हम लोग उसका पालन नहीं करते हैं। वो क्यों? कि वो हमको नहीं करना है, बस, है ना। अगर मान लो हम लोग ऐसा करने लग जाए और इन पर ध्यान दें तो हमारे गांव में कभी भी पानी की समस्या नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। जो टैंकर वगैरह से पानी आता है ना, ये कभी जल स्तर ऊंचा रहेगा। और ये मेरी गारंटी है कि मैं बता रहा हूँ जो आपको, पानी अगर हम लोग जो है सही ढंग से गांव के आसपास हम लोग जो है झाड़ वगैरह लगा ले और पानी को रिचार्ज करें, घरों का भी पानी, तो वो जितना एरिया वहाँ पर पानी का जल स्तर बढ़ेगा, और जल स्तर बढ़ने के आपको जल्दी पानी मिल जाएगा। कुओं का भी पानी इसी से है, यही पतझड़ से, ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज़ है, इतना तो समझ में आ गया ना कि पानी कैसे जाता है धरती में, नदियाँ कब बहेगी, इधर सूखेगा तो उधर सूख जाएगा पानी का। आपकी कन्हान नदी और पेंच नदी पहले 12 महीने बहा करती थी, 12 महीने बहा करती थी, लेकिन अब जो है 4-5 महीने वो उसका बहाव बंद हो जाता है, 4 महीने, ठीक है ना। अब हम लोग जो बोर कर रहे हैं भाई, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात, हम बोर कर रहे हैं तो बोर में पानी कहाँ? भूगर्भीय जल आ रहा है, धरती के अंदर का जल भूगर्भीय जल आ रहा है ना।
तो ये जल जो है, ये जल कैसे, ये जल कहाँ से आ रहा है? ये जल कहाँ से आ रहा है? नहीं, जमीन में कहाँ से जा रहा है? रिचार्ज होता है ऊपर से, वो भी वर्षा का ही पानी रिचार्ज होता है। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है कि जैसे छिंदवाड़ा का अभी 600-700 फीट में पानी निकलता है, यहाँ पर हो सकता है कम में निकल जाए, क्योंकि सब तरफ से पानी रिचार्ज होता है यहाँ पर। तो जहाँ ज़्यादा पानी रिचार्ज होगा, जहाँ ज़्यादा घने जंगल होंगे, है ना, और जो हमारा जो धरती के अंदर जो भूगर्भी जल है ना, वो स्टोर होता है, स्टोर है ना, वो ऐसा नहीं कि बस अभी आया और रिचार्ज हो गया फटाफट, वो रिचार्ज जल्दी नहीं होता, वो रिचार्ज जब वो होता है सालों में रिचार्ज होता है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, तो वो जगह जगह मतलब बोरवेल खोद रहे हैं ना, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो धरती में जो भूगर्भीय जल स्टोर था, उसका 70% जो भूगर्भीय जल है हम उसका विदोहन कर चुके हैं। अब 30% जल बचा। जैसे देखिए, अब इसमें इसका कारण क्या है कि जितना हम निकाल रहे हैं उतना उसमें वो जा नहीं रहा है, ठीक है ना, जितना हम निकाल रहे हैं उतना वो नीचे जा रहा है। उसका कारण ये कि हमारे जंगल समाप्त हो गए। ये पानी जो है जो धरती के अंदर जाता है ना, बड़ी मुश्किल से जाता है। क्या है कि जहाँ तक मिट्टी है तो वहाँ तो बिल्कुल पानी सरंग रहेगी, छेद रहेंगे, चला जाएगा। लेकिन वो चट्टानें रहती है, चट्टानें अंदर चट्टानें रहती, तो चट्टानों में वो जगह बनाता है, देखता है जब बहुत ज़्यादा पानी आएगा या बहुत दिनों तक पानी आएगा तो वो तब जाके वो जगह बना के वो अंदर जाता है। अब इसके पहले तो हम लोग जानते ही नहीं थे कि बोरवेल क्या होता है, बहुत पहले, है ना, तो वो तो पानी रुका हुआ था। अब हमने उसको भी मतलब जो है, अगर वो पानी समाप्त हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। ये हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना। पानी बड़ी मुश्किल से चार्ज होता है, बोरवेल वाला जो पानी है ना, वो जो जैसे एक पेट्रोल टैंक से हम पेट्रोल लाते ना, तो पेट्रोल उस टैंकर में से निकलता है वो, है ना, और उसमें वो भरते जाता है। अगर मानो भरे नहीं तो फिर कहाँ से लाया फिर, है ना। यही मतलब इसका सबसे महत्वपूर्ण। तो ये पानी वाला मामला आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। ये बहुत अच्छी जानकारी है हमारे लिए, और इसको पूरे जीवन भर आप लोग याद रखेंगे मेरा ऐसा। अब चलिए अपन चलते हैं, टाइम हो रहा है, आगे कुछ हाँ बात। अगर ये नहीं रहेंगे तो जल के जीव जो है बहुत अधिक संख्या में बढ़ जाएंगे, है ना। नहाने का बता दो, नहाने का ये नहा रहा है, छोटे बच्चों को सामने करता है सर। यहाँ से ऐसे तिरछे खड़े करिए बच्चे लोग, हाँ ना सामने देखिए। ओके सर। है वो नागफनी, ठीक है ना, नागफनी। ये देखो वहाँ पर क्या क्या काम कर रही है वो, एक तो बंधान का काम कर रही है, दिख रहा है ना, बंधान का पानी तो रोक रही है, रोक रही। पहला ये जो नागफनी है, ये